हेलो स्टूडेंट्स। आज जेई मेंस 2024 का जो 27 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसके फिजिक्स के पेपर के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि न्यूक्लियोइड ए इक्वल्स टू 236 बाइंडिंग एनर्जी इज 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन इन फ्यूजन रिएक्शन। और ये रिएक्शन दे रखी है आपको, और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी इज 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। और आपसे पूछा क्या है कि फाइंड the energy released in the process in mega electron volts। और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो इनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डेटा वगैरह हो सकता है, ऑप्शंस अपने को दिए नहीं है। लेकिन इसमें बोला क्या है कि इसने बाइंडिंग एनर्जी पूछी है। अब बाइंडिंग एनर्जी पूछी है तो बाइंडिंग एनर्जी के केस में हम लोग क्या लिखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, लेकिन अगर अपने से पूछता मास एनर्जी की टर्म में बात करता तो हम ये लिख सकते थे कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर। ठीक है, अब इसकी बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर क्या हो जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर का अपने लिए क्या होगी, अपने को पता है कि बी जो दे रखा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी दे रखी है 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और कितने न्यूक्लियस दे रखे हैं अपने को 118 इंटू टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 118 इंटू टू और इंटू में 8.6 माइनस पेरेंट्स के लिए क्या हो जाएगी 236 इंटू 7.6। अब इसको सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 236 इंटू 8.6 माइनस 236 इंटू 7.6। क्लियर। अब 236 को हम लोग अगर कॉमन ले लें तो यहां पे क्या हो जाएगा 8.6 माइनस 7.6, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 236 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसमें बोला क्या गया है कि व्हेन ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए फोटोइलेक्ट्रिक सेल, then the current produced is I. The lens forming the image is then replaced by another of same diameter but of focal length 20 centimeter. The photoelectric current in this case is। अब इसमें क्या होगा कि अपने को बताया गया है कि जो लेंस जो दे रखा है उसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है और उसकी हेल्प से हम लोग एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर करंट जनरेट कर रहे हैं। अब अपने को पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर करंट जनरेट करने के लिए हमें पावर चाहिए। अब इसमें ऑब्जेक्ट वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है और उसकी हेल्प से अब जो लेंस के ऊपर जो लाइट आ रही है वो अपने को पता है सारी की सारी कहां कन्वर्ज होगी, फोकस के ऊपर। अब फोकस के ऊपर कन्वर्ज होगी तो यहां पर लाइट की इंटेंसिटी जो है या पावर जो बोल सकते हैं, इंटेंसिटी जो बोलेंगे वो इंटेंसिटी क्या मिलेगी अपने को मैक्सिमम। लेकिन अब होगा क्या कि अगर मैं इस लेंस को चेंज कर दूं और दूसरा लेंस ले आऊं जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, उससे फर्क बस ये पड़ेगा कि ये जो पॉइंट पहले यहां था बाद में यहां कहीं आ जाएगा। लेकिन काम तो वही कर रहा है, ये भी लाइट एक जगह इकट्ठी हो रही है, यहां पर भी इंटेंसिटी लाइट की क्या है मैक्सिमम। यानी कि हम लोग अगर लेंस को चेंज कर रहे हैं, उसकी फोकल लेंथ चेंज कर रहे हैं, उससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइट की जो इंटेंसिटी जो है इसमें फोटो इलेक्ट्रिक सेल में जो करंट जनरेट होगा वो सेम इंटेंसिटी के साथ जनरेट होगा। हाँ, अगर अपने को ये बोला रहता कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो और लेंस के बीच की डिस्टेंस ये दे रखी है या ऑब्जेक्ट की अगर कुछ डिस्टेंस दी रहती है, फिर उस हिसाब से हमें इंटेंसिटी के बारे में आइडिया लग जाता है, क्योंकि इंटेंसिटी उस केस में क्या हो जाती, चेंज हो जाती। आई बात समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि a ring has charge q uniformly distributed and have no initial tension in it. What will be the tension in it if a point charge q is placed at center of it? तो इसमें क्या दिया गया बेटा अपने को कि एक रिंग दे रखी है। मान लो ये एक रिंग दे दी और इस रिंग की जो रेडियस दे रखी है वो रेडियस कितनी दे दी कैपिटल आर, और इसको हमने जो कैपिटल क्यू चार्ज ये दे रखा है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी आएगी लेमडा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू अपॉन 2 पाई आर। और हमें पूछी है इस रिंग के अंदर टेंशन, और इसके सेंटर पे एक चार्ज दे रखा है स्मॉल क्यू। तो हमने मान लो एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया जिसका ये एंगल जो है ये कंप्लीट एंगल हम लोगों ने कंसिडर कर लिया अल्फा। क्लियर। अब इस रिंग के इस पोर्शन में जो टेंशन जनरेट होगी वो मान लो इधर की तरफ क्या हो गई टी,
और इधर की तरफ जो टेंशन जनरेट होगी वो कितनी होगी, टी। क्लियर। अब इस एलिमेंट को अलग से उठा के देखें तो ये पोर्शन तो हमारे पास ये ऐसे आ रहा है, इसमें टेंशन का एक कंपोनेंट ये आ गया और टेंशन का एक कंपोनेंट ये इधर आ गया। इसके यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये कितनी दे रखी है, आर, और यहाँ पर चार्ज रखा है स्मॉल क्यू। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी आ गई अपने पास, एंगल इंटू रेडियस, यानी कि आर इंटू एल्फा। और इसके ऊपर जो चार्ज है ये मान लेता हूं मैं कितना है, डी क्यू। डी क्यू, अब इस डी क्यू की वैल्यू क्या होगी तो वो देख लेते हैं। चार्ज डेंसिटी डी क्यू इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू आर एल्फा, और आर से आर कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल्स टू क्यू एल्फा अपॉन 2 पाई। ये अपने पास चार्ज आ गया इस पे। ठीक है। अब ये जो एंगल जो था, ये एंगल हाफ एंगल कितना हो गया, अल्फा बाई 2। तो टेंशन का इधर की तरफ कंपोनेंट जो आएगा, ये एंगल अल्फा बाई 2 है आपका, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2। तो टेंशन का इधर कंपोनेंट आ गया टी कोस अल्फा बाई 2, और इसका इधर कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा टी साइन अल्फा बाई 2। क्लियर। सेम यही केस इधर के लिए भी हो जाएगा, टी साइन अल्फा बाई 2। तो अब ये दोनों फोर्स जो हैं टेंशन के, ये दोनों कंपोनेंट मिलके बेसिकली इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसको क्या कर रहे हैं, बैलेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2t साइन अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू के इंटू डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू अपने पास आ गई q इंटू एल्फा अपॉन 2 पाई, इंटू में स्मॉल q, और अपॉन में क्या हो गया r। अब अपने को पता है कि ये एंगल जो लिया है, जो एलिमेंट हम लोगों ने लिया था वो स्मॉल कंसीडर किया है फॉर स्मॉल एंगल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा को हम लोग साइन अल्फा की बाई 2 की वैल्यू को लगभग क्या लिख सकते हैं, अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू टी इंटू अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू के थीटा अल्फा इंटू क्यू अपॉन 2 पाई इंटू आर। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो जो टेंशन आई उस टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू क्यू अपॉन 2 पाई इंटू आर। ठीक है। और एक मिनट इसमें चेक कर लेते हैं अपने को फोर्स, यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इसने बोल रखा है कि ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम हैव एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन व्हेन पार्टिकल हैज स्पीड, ये तो मैक्सिमम स्पीड दे रखी है इसने, तो वी मैक्स जो दे रखा है वो वी मैक्स की वैल्यू क्या दे दी अपने को, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर। और अपने को एम्पलीट्यूड जो दे रखा है वो कितना दे दिया, 4 सेंटीमीटर। अपने को पता है कि वी मैक्स जो रहता है एसएचएम के अंदर उसकी वैल्यू रहती है ए इंटू ओमेगा। एम्पलीट्यूड अपने को दे रखा है तो हम यहां से एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, तो ए कितना हो गया 4 इंटू ओमेगा इक्वल्स टू 10, तो ओमेगा की वैल्यू होगी 10/4 यानी कि 2.5। अब ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब इसने पूछा है कि जब पार्टिकल की स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी तब उसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला था v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v की वैल्यू कितनी दे दी इसने, 5 इक्वल्स टू 2.5 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 5 अपॉन 2.5 करेंगे तो इधर क्या बच जाएगा 2, और स्क्वायर कर दें तो ये हो गया 4 इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सोल्व करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 16 माइनस 4 यानी कि 12, यानी कि एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस रूट 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है चीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, if at the surface of earth the acceleration due to gravity is given by g, then find the acceleration due to gravity at the surface of earth if the diameter of earth reduced to half। और इसमें बोला गया है कि mass of the earth remains constant। तो अपने को पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो रहता है वो क्या रहता था, g मास ऑफ अर्थ अपॉन
रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। क्लियर। अब इसने क्या बोला है कि एक्सेलरेशन इसको सरफेस के जो डायमीटर जो है उसको रिड्यूस करके क्या कर दिया गया हाफ, और मास को क्या रख लिया गया कांस्टेंट। तो अब देखते हैं जो नया जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा जी डैश, वो क्या हो जाएगा जी इंटू मास ऑफ अर्थ, अभी भी यही होगा, और रेडियस ऑफ अर्थ डायमीटर इसका हाफ कर दिया। डायमीटर हाफ करने का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ भी क्या हो गई हाफ हो गई, तो रेडियस ऑफ अर्थ हाफ हो गई, तो इसमें क्या हो जाएगा आर ई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, यही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया जी डैश इक्वल्स टू 4 जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, और ये वैल्यू जो है हमें पता है किसकी है जी की, तो जी डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 इंटू जी। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। चलिए और देख लेते हैं, इसमें कुछ और दिया तो नहीं है, मास कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ, इसमें क्या दे रखा है 4 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m, 4 objects of mass 1 kg are kept on vertex of a square of side 2 meter and axis passing perpendicular to the plane through one of the vertex, then calculate moment of inertia of the about this axis। आपको ये बोला गया है कि एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड दे रखी है आपको कितनी 2 मीटर, और इसके चारों कॉर्नर पे यहां पर भी 1 kg मास रखा हुआ है, यहां पर भी 1 kg, ये 1 kg, और ये भी कितना दे रखा है 1 kg, और आपसे पूछा है कि एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू वन ऑफ द वर्टेक्स देन कैलकुलेट। ठीक है, यानी कि मान लो यहां से इस पॉइंट के अबाउट जो ये एक्सिस दे रखी इसके अबाउट क्या पूछा है हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो इसकी वजह से देखें तो ये तो पॉइंट मास की वजह से क्या हो जाएगा, ये मान लो एक्सिस हो गई, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है आई अबाउट एक्सिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पॉइंट मास की वजह से 1 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी पॉइंट मास के लिए क्या लिखते थे m इंटू आर स्क्वायर, और जैसा ये है आइडेंटिकल इसके जैसा ये है, यानी कि प्लस 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस, और ये जो डिस्टेंस जो दे रखे ये हमें पता है कि ये साइड 2 मीटर है, ये साइड 2 मीटर है, ये साइड 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि √8। अब √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा मास हो गया 1 इंटू 2√2 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस ये हो गया आपका 4 इंटू 2 8, यानी कि कितना हो जाएगा 16 kg मीटर स्क्वायर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोला क्या गया है हाँ भाई नेक्स्ट बात करें, काफी सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोला क्या गया है कि ए वायर ऑफ लेंथ L and resistance R is cut into 5 equal parts and those are connected in parallel, then R equivalent across it will be। अपने को पता है कि रेजिस्टेंस जो रहती है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे रो L बाई ए। क्लियर, अपने को मान लो दिया ये गया है कि एक वायर जो ले रखी है जिसकी लेंथ जो है कितनी है L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A। अब इसको 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, तो लेंथ कितनी हो गई हर पार्ट की L/5 और एरिया कितना हो गया उसका अभी भी सेम रहा। तो एक टुकड़े की जो रेजिस्टेंस आई R1 या R डैश उसकी वैल्यू क्या हो गई रो L/5 डिवाइड बाई ए, यानी कि R डैश की वैल्यू जो आई वो क्या हुई ओरिजिनल जो वैल्यू थी उसका 1/5 हो गई। अब इसने बोला क्या है कि इन पांचों पार्ट्स को एक दूसरे के पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया, ये दे दिया 1 2 3 4 और ये हो गया 5। अब इसकी रेजिस्टेंस भी कितनी है R/5 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 R/5, ये किसमें है पैरेलल में, और पैरेलल में हमें पता है R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या रहता है आइडेंटिकल रेजिस्टर्स के लिए R/N, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा
आर की वैल्यू कितनी होगी, r/5, और n की वैल्यू भी कितनी है 5, तो r इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना हो जाएगा, r/25। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या दे रखा है कि इफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन स्पेसिस हैज रेडियस इज r, देन व्हाट विल बी इट्स रेडियस इन फोर्थ ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ r। तो ठीक है, हमें पता है कि इसमें बोहर्स मॉडल में क्या होगा, रेडियस जो है वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। पहले केस में क्या बोला है कि अगर थर्ड ऑर्बिट में अगर इसकी रेडियस जो है r है तो फोर्थ ऑर्बिट में क्या होगी, तो हमें पता है 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, r दे रखा है तो 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू r4। ये पूछा है अपने से, यही तो पूछा है। क्लियर। तो यहां पे कितना हो जाएगा, r डिवाइड बाई r4 इक्वल्स टू 9/16, यानी कि r4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 16r डिवाइड बाई 9। बोहर मॉडल में ये तो पढ़ा ही होगा, आपने को पता ही है, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, तो वहां से अपने को सीधा सीधा इन टर्म्स ऑफ r पूछा है इसने, हम सोल्व करके बता सकते हैं। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है कि ए बॉडी ऑफ मास 1000 kg हैज वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, इफ एक्स्ट्रा 200 kg मास इज एम्बेडेड इन इट, द न्यू वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मास। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे, दोनों मास। तो बेसिकली ये जो है एक हिसाब से हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन मान के चल सकते हैं, यानी कि ई की वैल्यू क्या होगी 0, ई की वैल्यू क्या होगी 0। तो अपने को पता है कोलिजन किसी भी टाइप की हो, हम एक चीज हमेशा कंजर्व करते थे, उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर इस टाइप के कोलिजन की बात कर रहे हैं तो क्लियर। तो इसकी बात करें तो इसका इनिशियल मास जो दे रखा है वो कितना दे रखा था 1000 kg, क्लियर, और इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी थी 6 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली ये क्या हो गया कि ये दोनों मास एक साथ चलने लगे, तो इनका मास कितना हो गया टोटल 1200, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी v। हमसे यही तो पूछा है कि कंबाइंड मास की वेलोसिटी क्या होगी, तो हमें पता है हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल। इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया 1000 इंटू 6 इक्वल्स टू फाइनल कितना हो गया 1200 इंटू v। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 60 इक्वल्स टू 12 इंटू v, और v की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड। इससे सिंपल सवाल मिलने का नहीं है अपने को। क्लियर है चीज। हाँ बच्चों, तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन में लिखा है कि टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर हैविंग सेम करंट, आई करंट सेम है इनमें, इन अपोजिट डायरेक्शन आर सोन बिलो। डायग्राम में, अब कुछ डायग्राम में ऐसे दिखाया होगा शायद, जैसे कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आई यहाँ हो गया और इसमें अपोजिट डायरेक्शन हो गई, दोनों में करंट आपको अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन एसआई यूनिट एट पॉइंट पी। अब ये पॉइंट पी जो है ये मिडल का पॉइंट, इसमें बच्चों ने बताया कि मिडल पॉइंट जो है वो हमारे पास बी के लिए पूछा गया था। तब जरा देखो, ये बीच की दूरी अगर डी दूरी दे रखी है, जिसके डाटा दे रखे होंगे ना उसके हिसाब से, तो इस वाले वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड रूल से अगर हम यूज करें तो वो कहाँ पर होगा नीचे की तरफ। तो इसकी वायर की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्रॉस में होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, मैं मानता हूं कि बी इनफाइनाइट वायर की वजह से हमें पता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो वो हो जाएगा बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और ये दूरी कितनी हो जाएगी आधी है तो डी बाई 2। अच्छा, इधर वाले वायर की हम बात करें तो उसमें वायर में करंट नीचे है, तो करंट नीचे है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर नीचे की तरफ हाथ कर लेंगे, अंगुली कर लेंगे, अंगूठा कर लेंगे, और इस साइड की बात करेंगे तो आएगा बाहर, और जब घूम के हाथ इधर की तरफ आएगा तो अगर मैं इस साइड से दिखाऊं तो ये वायर है तो अंदर की तरफ आएगा इसमें भी, यानी इसकी वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे होगा क्रॉस की तरफ होगा। तो इस वजह से दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई और डी बाई 2। इन दोनों को आप ऐड कर दो तो ये और ये दोनों 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो जो बी नेट आएगा वो बी नेट जो आएगा वो इसका 2 टाइम करोगे तो 2 कट जाएगा, तो म्यू नॉट आई
अपॉन 2 पाई, और ये d बाई 2 है तो वो घूम के d ऊपर चला जाएगा, और उसका 2 टाइम और कर दो तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी। अब जो भी आई की और डी की वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हमारा कोई भी ऑप्शन जो भी दे रखा होगा वो ऑप्शन हम इसमें करेक्ट कर सकते हैं। मतलब बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कोई हर्डल की बात थी भी नहीं, और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो नॉर्मली आपके पास हर जगह मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इफ द डायमीटर ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ कीपिंग द मास कांस्टेंट। अब जाहिर सी बात है कि मास को अगर आपने कांस्टेंट कर दिया है, कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ, डायमीटर हाफ हो गया तो जाहिर सी बात है रेडियस ऑफ अर्थ है वो भी कितनी हो जाएगी, वो पहले की तुलना में आधी हो जाएगी, डायमीटर आधा हो गया तो। मास टू बी कांस्टेंट देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ। मैं मानता हूं कि ये अर्थ है तो इसके सरफेस पे ग्रेविटी स्मॉल जी का जो फॉर्मूला होता है सरफेस पे वो होता है जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। मास कांस्टेंट है लेकिन अब रेडियस आधी कर दी तो जी नया जो होगा, जी नया जो होगा वो क्या हो जाएगा, जी एम तो कांस्टेंट है और वो आर बाई 2 हो जाएगा, तो आर बाई 2 का स्क्वायर। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो वो 2 ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज 4 जी एम बाई आर स्क्वायर, और ये पुराना वाला जी है, इसका मतलब ये हो गया 4 टाइम ऑफ जी, तो पुराना जो जी है उसका 4 गुना हो जाएगा, ये मेरे को ध्यान है। तो जो भी ऑप्शन मेरे पास होगा उसमें मैं एप्रोप्रिएट आंसर को टिक कर सकता हूँ। ये हो सकता है कि इसके फॉर्मेट में हो सकता है 40 दे रखा हो, उसका 9.8 इंटू 4 दे रखा हो, जैसा भी इसमें आंसर होगा वो मैं करेक्ट कर सकता हूँ एज पर माई डाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कि 2 मास m1 4 ग्राम एंड m2 जो है वो 25 ग्राम, ये ग्राम में दे रखे मास, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इन दोनों मास के साथ हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी फाइंड द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी सेम है दोनों की, तो ध्यान से देखना काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये दे रखी है मेरे को। मैं काइनेटिक एनर्जी के रूप में इस फॉर्मूले को कैसे रख सकता हूं, तुम्हें ध्यान हो तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, अगर विजिबल नहीं है कलर तो देखिए, हाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो होगी मेरे पास पी स्क्वायर बाई 2m, ये मेरे को दे रखा है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, ये देखो काइनेटिक फाइंड द हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, तो सेम काइनेटिक एनर्जी है, इन दोनों को करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि P1 का स्क्वायर अपॉन 2m1 एंड दैट शुड बी इक्वल टू P2 का स्क्वायर बाई 2m2, ये हो जाएगा मेरे पास काइनेटिक एनर्जी सेम से, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब मुझे P1 और P2 इसका स्क्वायर चाहिए यहाँ से, P1 और P2 का, तो ये हो जाएगा m1 अपॉन m2 स्क्वायर, तो m1 कितना है 4 और वो कितना है 25, तो ये तो है बेटा 4 और ये है 25, ग्राम है तो भी कोई समस्या नहीं है, ऊपर से कट जाएगा। अब P1 अपॉन P2 रेशियो ले लो, ये स्क्वायर है तो 2/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा वहां से 2/5, तो इसमें जो भी ऑप्शन होगा इसमें चलिए मान लेते हैं 2/5 इसके अंदर मिलेगा, हो सकता है पहला ऑप्शन 5/2 मिल जाएगा, और एक ऑप्शन मुझे ऐसा लगता है 4 ऑप्शन क्या रहे होंगे इसके, ये एक रहेगा 5/2, एक रहेगा 4/25 और एक रहेगा 25/4, मोस्ट प्रोबेबल ये ऑप्शन होने चाहिए, और इसमें सही आंसर कौन सा होगा, 2/5 वाला सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी कुल मिला के ऐसे ठीक ही था, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन में आता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। करेक्शन ये कि हो सकता है जिस बच्चे ने बताया हो उससे थोड़ा ध्यान नहीं रहा हो, ये कोट इनवर्स a/2 नहीं है, इन्होंने बोला कि प्रिज्म हैज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना, प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू कोट इनवर्स ना होके ये कोट a/2 है, क्योंकि कोट इनवर्स विल रिप्रेजेंट एन एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रियल नंबर होता है, इसलिए कोट इनवर्स की वैल्यू तो एक एंगल आएगी, इसलिए कोट इनवर्स नहीं है ये, यहां से इसको आप माइनस करें, ये कोट a/2 होगा, और a इज द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ द प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन ड्यू टू दिस प्रिज्म। तो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला होता है ये जो है साइन डेल मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2, ये फॉर्मूला होता है मिनिमम डेविएशन का। अब ये सॉरी ये म्यू का फॉर्मूला, माफ करें एक बार, ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है साइन डेल मिनिमम प्लस a/2 साइन a/2, इसकी वैल्यू कितनी रख दो, इसकी वैल्यू म्यू दे रखी है कोट a/2, कितनी है कोट a/2, बहुत अच्छे। अब कोट a/2 है तो देखो कोट a/2 को क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो कोस a/2 और यहां लिख सकते हो साइन a/2। अब साइन a/2 से साइन a/2 कट जाएगा तो मेरे पास साइन डेल m प्लस a/2 वो बचेगा, इसका मतलब मैं यहां से लिखता हूं इसको, तो ये आ जाएगा साइन डेल
मिनिमम प्लस a बाई टू और इक्वल टू वो है cos a बाई टू, और उसको मैं लिख सकता हूं साइन पाई बाई टू माइनस a बाई टू। अब यहां से दोनों के साइन के इनवर्स लेंगे तो ये साइन से साइन कटेगा नहीं, साइन से साइन अपना इनवर्स ले लिया आपने, तो यहां से आपके पास इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी बेटा डेल मिनिमम प्लस a बाई टू एंड दैट इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस a बाई टू। बोलो अब इसको सेपरेट करके सोल्व कर लो, तो यहां से डेल m बाई टू और प्लस a बाई टू, प्लस a बाई टू, और वहां से पाई बाई टू माइनस a बाई टू। तो यहां से देखो टू टू सबका कट गया, तो डेल मिनिमम जो आएगा वो क्या आएगा पाई, बिल्कुल, और वो उधर जाएगा तो माइनस टू ए। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई माइनस टू ए, ये मिनिमम डेविएशन का हमारे पास एंगल आ जाएगा। तो आई होप कि इट इज गोना टू बी करेक्ट ऑल्सो। तो जो भी ऑप्शन होगा इसमें जाहिर सी बात है ऑप्शन कैसे होंगे, पाई प्लस टू ए प्लस पाई, इस टाइप के ऑप्शन मिल सकते हैं आपको। ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि चार्ज क्यू केप्ट एट ओरिजिन, एक चार्ज है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है, और ओरिजिन पे रखे हुए चार्ज के साथ तो चार्ज Q केप्ट एट ओरिजिन, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चाहिए इस पॉइंट पर P एंड Q आर VP एंड, तो फाइनली VP माइनस VQ निकालें। तो ध्यान से देखिए, ऐसे यूं आपके पास ये ओरिजिन होगा और चार्ज रखा हुआ है Q यहां पर, ठीक है, पॉइंट है रूट 6,0 और ये Q पॉइंट है, और P पॉइंट कहीं ना कहीं यहां मिलेगा, दैट इज √3/√3। तो हमें ये पॉइंट है P, हमें चाहिए VP माइनस VQ। तो VP क्या होगा, जरा ध्यान से सोचना, VP क्या होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है पोटेंशियल KQ/R, तो KQ/R का मतलब सीधी दूरी। अब सीधी दूरी कितनी होगी, है सीधी दूरी होगी आपके पास हाँ, सीधी दूरी √3, कोऑर्डिनेट है, तो √3, कोऑर्डिनेट है, तो जाहिर सी बात है सीधी दूरी निकाल सकते हो आप, तो सीधी दूरी निकाल देंगे। तो ये लो, ये √3 और ये भी √3, तो बेटा ये 3 आ गया, तो KQ/R, R कितना है 3, माइनस नहीं VQ भी कितना हो जाएगा KQ/R, तो KQ/R इसमें सीधा दिख रहा है √6, इन दोनों को माइनस कर दो, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो VP माइनस VQ में KQ कॉमन आ जाएगा, तो 1/3 माइनस 1/√6, ये इसका एक आंसर हो जाएगा, सुटेबल आंसर। तो इसमें मुझे कोई खास समस्या नहीं आने वाली। अब ऑप्शन कैसे थे उसके हिसाब से मैं फाइनल आंसर तक रीच कर सकता हूँ, बट आई एम श्योर कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था अगर ये डाटा सही है तो। ठीक है, बहुत बेसिक पेपर आया बेटा, बहुत ज्यादा बेसिक, ठीक है, निहायती बेसिक। हाँ, अब देखो अगला, हाँ ओके, रेड कलर लेते हैं। अगला, इफ द अपरेंट डेप्थ ऑफ द कॉइन एज सीन बाय द ऑब्जर्वर इज, हाँ, अपरेंट डेप्थ जो है वो α/4 दी है, एक मिनट, किधर यस, α/4 आपको अपरेंट डेप्थ दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अपरेंट डेप्थ में ध्यान से देखो, ये 6 है, ये 6 है, और ऐसे क्वेश्चन खूब करे होंगे, आपको सिर्फ बताया जाता है कि ये यहां पर रखा हुआ है, तो आप इसका शिफ्ट निकाल लो और इसका शिफ्ट निकाल लो, तो इसका शिफ्ट निकालते हो तो टोटल में से माइनस कर दो, आप उसको भूल जाओ। आप तो ये सोचो कि 6 सेंटीमीटर का है, इसकी अपरेंट डेप्थ कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर अकेला होता तो रियल डेप्थ कितनी है 6 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, ये मतलब इसकी वजह से अपरेंट डेप्थ है वो इतनी हो जाएगी। ऊपर वाले की अपरेंट डेप्थ अलग से निकाल लो, उसकी अपरेंट डेप्थ आ जाएगी, वो आ जाएगी रियल कितनी है 6 और 8/5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड मार दो, इसकी अपरेंट डेप्थ और इसकी अपरेंट डेप्थ दोनों को जोड़ दो, यही यहां से अपरेंट डेप्थ हो जाएगी, यहां से अपरेंट डेप्थ, तो ये आ जाएगी 3 2 जा 6, तो 4 तो ये आ गई, प्लस उस वाली कितनी आ गई 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 10/4, तो 10/4, 3 2 6, ठीक है, गुड, तो 4 अपना एलसीएम आ गया, 4 एलसीएम आ गया, तो देखो ये देखो 4 4 4 16, 4 4 तो कितना आ गया 26/4, ठीक है। अगर कुछ गलती नहीं करी है तो 8/5 है, 8/5 है, तो 2 5 जा 10, 6, 8/5, तो ये गलत हो गया है, यहाँ पे गलती कर दी है, ये आएगा 6 × 5/8, तो 2 3 जा 8 और 2 4 जा 8, तो 5 3 15/4, दैट इज 15/4, 15/4 है, 15/4 है, तो ये 15 होगी,
तो 16 और 15 31, तो दिस इज 31। तो 31/4 इज द राइट आंसर। इसको अल्फा/4 से अगर मैं मैच करूं तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? अल्फा की वैल्यू आ रही है 31। तो अल्फा की वैल्यू 31 सेंटीमीटर में आ रही है, इसलिए 31 मेरा आंसर हो जाएगा। अगर ये डाटा सच है तो इसका आंसर 31 होने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, टू पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर हैव करंट 10 एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर अपोजिट, अब हाँ 10 एम्पियर अपोजिट डायरेक्शन हैव सेपरेशन 10 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट इज देन फाइंड द वैल्यू। मुझे लग रहा है ये नंबर क्वेश्चन और एक जो स्टार्टिंग में हमने किया था जिसमें डीवी का नहीं पता, वो सेम क्वेश्चन है शायद, बट बच्चों ने शायद दो अलग बच्चों ने बताए होंगे इसलिए हो सकता है। तो सेम क्वेश्चन एक ही पेपर में रिपीट होना शायद संभव नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि सही है। तो 10 एम्पियर और ये भी कितना 10 एम्पियर। ध्यान से देखिए, करंट कैरिंग वायर हैव करंट 10 एम्पियर अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में तो एक ऊपर को देखो वो भी अपोजिट डायरेक्शन था, और 10 सेंटीमीटर है, सेपरेशन कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब 5। मैंने सेम डाटा लिया था उसमें बट मेरे पास डाटा नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता है वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मिड पॉइंट इज बी टेस्ला, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। टेस्ला में है तो सब मीटर कुछ होना चाहिए। इसकी वजह से कैसे आएगा, इसकी वजह से कैसे आएगा सर, ऐड हो जाएगा। तो चलिए बी देखिए, एक वायर का 2 गुना कर दो, तो 2 करते हैं, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई, डी की जगह कितना है 5 सेंटीमीटर, 10 की पावर -2 ये आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। तो b इक्वल टू 2, म्यू की वैल्यू कितनी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू आई कितना 10 अपॉन 2 पाई इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। देखो ये हो गए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 से 10 कट गया, पाई से पाई कट गया। ठीक है, और 4 2 जा 8, तो ये आंसर आएगा 8 इंटू, अब देखो 10 की पावर 4 2 8 हो गया, 10 की पावर ऊपर जाके -5 हो जाएगी, -5। इसका मतलब ये क्वेश्चन साइज मुझे बिल्कुल सही लग रहा है जिस बच्चे ने भी बताया है। तो b इंटू 10 की पावर, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई। ये भी बहुत आसान है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में आते हैं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है फाइंड चार्ज c। ये जरूर एक ठीक क्वेश्चन है। कुछ बच्चों ने थोड़ा जल्दीबाजी में हो सकता है इसको गलत करने की कोशिश करी हो, कोशिश तो कौन करता है, गड़बड़ हो गया हो क्या। सुनिए, ये आपको जो सिंपल सर्किट में थोड़ा सा और रिड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे एक बैटरी है और यहाँ पर इसको एक व्हीटस्टोन बनाने की कोशिश करी है इसने, लेकिन इसमें इस बार बीच में क्या रख दिया है, कैपेसिटर रख दिया है C। ठीक है, हाँ, और यहाँ से इसको ऐसे जोड़ दिया गया। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की है 10 वोल्ट की। ये A है और ये 4 ओम है और ये 1 ओम है और क्या है ये 2 ओम है और ये 6 ओम है। ठीक है, तो ये वाले मेरे पास डाटा है। ठीक है, अब इस डाटा में आपसे पूछा चार्ज, फाइंड चार्ज C। चार्ज पूछा है इस पे, एक मिनट, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर। ये सही क्वेश्चन ये है, कैपेसिटर के ऊपर स्टेडी स्टेट में कितना चार्ज है ये आपसे पूछा गया है, और ये कैपेसिटर है C, और इसकी C की वैल्यू भी इस क्वेश्चन में दी हुई है, और C की जो वैल्यू दी हुई है इस क्वेश्चन में वो दी हुई है 150। इसमें मिस हो गया है, C की वैल्यू मैं बता देता हूँ 150 माइक्रोफैरेड। एक बच्चे ने बताई कि C की वैल्यू सर 150 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जब डीसी सर्किट लगा होता है तो कुछ समय बाद कैपेसिटर वाला सर्किट ब्लॉक हो जाता। अच्छा, कैपेसिटर वाला ब्लॉक हो जाता है तो जाहिर सी बात है करंट यहाँ से आएगी, कुछ यहाँ चली जाएगी, कुछ यहाँ चली जाएगी, ऐसे करके घूम के वापस आ जाएगी। तो सर्किट में C वाला कोई पोर्शन बचता नहीं है। अच्छा, और जब C के अक्रॉस आपको चार्ज निकालना हो तो Q क्या फॉर्मूला होता है, C इंटू V। C तो C है, V क्या होता है उसके अक्रॉस ये वाला वोल्टेज होता है। तो मैं ध्यान से देखना, इसको मैं B मान लेता हूं, तो A और B। तो अगर आपने A और B की वोल्टेज निकाल ली तो मुझे लगता है कि ये ऐसे लिख देना चाहिए C VA माइनस VB। अब VA माइनस VB यानी VA निकालो और VB निकालो, आपका चार्ज आ जाएगा। कैसे करें, सर्किट को रीड्रॉ करो। सर्किट को रीड्रॉ करोगे तो ध्यान से सोचो, तो ये हट जाएगा ये यहां से, और ये बचेगा सर्किट एकदम। कैपेसिटर तो काम का ही नहीं है। हाँ, तो 6 और 4 ये 10 सीरीज में आ गए, और 2 और 1 3 सीरीज में आ गए, तो पैरेलल बन गया। तो यहां से जो करंट आ रही है इसमें मान लीजिए ये I1 है और ये मान लीजिए कितनी है I2 है। तो ध्यान से देखना बेटा, I1 और I2 का जो रेशियो है, तो I1 है उस वाले में जहां रजिस्टर है 6 और 4 10 और सामने वाले में 3 है, रेशियो उल्टा जाएगा ना यार।
तो रेशियो उल्टा हो जाएगा। तो ध्यान से देखो I1 वाले में कितना है, I1 वाले में 10 और I2 वाले में 3, ये रेशियो आएगा। और I टोटल जो I है यानी I1 प्लस I2 वो क्या है, वो अभी देखो 6 और 4 10 और 2 और 1 3, तो R इक्विवेलेंट इस सर्किट का कितना है, तो वो तो 6 और 4 10 यानी 6 और 4 10, ठीक है ठीक ठीक है, 10 इंटू 3, मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाला हूं, और 10 प्लस 3 तो 10 3 30 और 10 और 3 13, तो R इक्विवेलेंट जो है वो आ गया आपका 30/13 R इक्विवेलेंट। तो I कितनी आएगी, I इस सर्किट से जो बहने वाली I है वो आ जाएगी 10 अपॉन R इक्विवेलेंट दैट इज 30 और ये 13, तो यहां से काट दोगे तो कितना आएगा 3, तो I टोटल कितनी आ गई है 13/3 आ गई है। अब मैं इसको एक बार रब कर रहा हूं, टोटल करंट 13/3 आ गई I1 प्लस I2, तो इसको अब रब करेंगे, हम रब करेंगे और ये ध्यान से देख रहे हैं, ऐसे रब कर देते हैं इसको, और यहां से मेरे पास टोटल करंट आ गई। मुझे निकालना क्या है, मुझे VA माइनस VB निकालना है, मैं I1 निकालूंगा। अब ध्यान से देखियो I1 का रेशियो कितना है 3 और टोटल रेशियो का वो कितना है 13, और टोटल करंट कितनी आई है, टोटल करंट है वो तो मिटा दी हमने, टोटल करंट आई है 13/3, कितनी आई है 13/3, 10 अपॉन 30/13, तो हाँ 13/3 करंट आई है, बिल्कुल सही है 13/3 करंट आई है ऐसे मानते हुए। तो 13 से 13 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 1 एम्पियर, इसका मतलब ये तो कितनी है 1 एम्पियर। बहुत बढ़िया। I2 निकालते हैं, I2 का रेशियो कितना है 10 अपॉन 13 इंटू 13/3, तो यहाँ से काट दोगे तो ये कितनी आ गई 10/3, तो यहाँ पे जो करंट है ये कितनी है 10/3। तो देखिए जरा ध्यान से गौर फरमाइए, ये करंट हमारी I2 और ये करंट हमारी किधर गई, ये 1 एम्पियर, ये करंट हमारी है। ठीक है, तो ये दोनों करंट आ गए मेरे पास। बिल्कुल आपको क्या चाहिए, इक्वेशन थोड़ा सा धीरे कर रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता था बच्चों के लिए। अब देखिए, हाँ बताओ आपको VA और VB चाहिए। अब सुनिए, ये 10 वोल्ट की है तो इसको 0 मान लो और इसको कितना मान लो, ये 10 हो जाएगा अपने आप, ये 10। अब देखो यहां से I1 करंट है 1, 4 ओम से गई तो कितना ड्रॉप हो जाएगा IR, तो यानी 4 का ड्रॉप हो जाएगा, तो ये 10 है तो B का वोल्टेज बचेगा 6, IR कितना होता है 4, तो 10 में से 4 गया तो 6 बचा। अच्छा इधर करंट कितनी है 10/3, तो करंट है कितनी 10/3 और रेजिस्टेंस कितना है 1, तो कितना ड्रॉप हो गया 10 में से ड्रॉप हो जाएगा बेटा 10/3, तो 10/3 आएगा तो ये आ जाएगा 20/3, कितना आ जाएगा 20/3, तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी 20/3, तो 20/3 है और वो 6, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो 6 माइनस 20/3, ठीक है। हाँ तो ये आ गया 18 माइनस 20/3, तो दैट इज 2/3 वोल्टेज आ गया, 2/3 इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गया, इसके रिक्रे, तो फिर Q कितना हो जाएगा C कितना 150 माइक्रोफेरेड, माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस है, और वोल्टेज कितनी है 2/3, तो 3 5 15, 50 दूनी 100, तो यानी 100 माइक्रो कूलम ये आंसर हो जाएगा। तो ये तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट था, बाकी ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, आगे लास्ट हमारे पास एक क्वेश्चन हो रहे हैं। हाँ ये बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, और मैं इसे कह रहा हूँ कि इस चैप्टर से सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं और ऐसे कई बार बच्चों को करवाया भी था। सेम ऐसा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस का मतलब होता है कि बैटरी की पोलैरिटी उल्टी सीधी होनी चाहिए, उल्टी सीधी। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये डायग्राम है, ए नंबर है 2 वोल्ट प्लस का, और फिर ये रजिस्टर है और यहां पर ऐसे यूं बनाया हुआ है। अब देखो ये ग्राउंड है तो 0 0, और ये 2 और 0 में लो कौन है, ये, इसका मतलब ये तो फॉरवर्ड बाइस हो गया। ठीक है, हाँ क्योंकि इधर लो के साथ होना चाहिए। इधर वाला देखो इसमें यूं -4 वोल्ट, और ये कितना है -2 वोल्ट। अब ध्यान से सोचो, -4 और -2 में हाई कौन है, हाई तो ये है, तो हाई की तरफ ये है और लो की तरफ ये है, तो ये भी फॉरवर्ड बाइस हो गया। ठीक है, फिर तीसरा देखो यहाँ पे ये थोड़ा मिस हो गया, यहाँ पर ये थोड़ा कुछ क्वेश्चन मिस हो रहा है, देख नहीं पा रहे हैं इसमें। चलो इसे लास्ट वाले को देखते हैं, तो देखो यूं ऐसे ऐसे और ये वाला, ठीक है, और ये 10 वोल्ट है माइनस का, ये 10 वोल्ट है माइनस का, और ये हो गया 0। अब बताओ इन दोनों में हाई कौन है, हाई तो 0 है, 10 माइनस हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हाई वाला है वो डायोड के इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये वाला फॉरवर्ड की जगह कौन है, रिवर्स बाइस में है।
तो ये रिवर्स बाइस होगा, इसका मतलब चौथा आंसर हो जाएगा। हो सकता है ये वाला इसमें थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, मैं इसको -10 मान के चल रहा हूँ, ये -10 वोल्ट है, तो -10 वोल्ट है तो जाहिर सी बात है इसके लिए भी बहुत आसान से हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको ई की वैल्यू दे रखी है 200 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो आपसे पूछा गया इंटेंसिटी। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते भी हैं, I = 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी। जहाँ पर ये ई क्या है, पीक वैल्यू रहेगी, तो पीक वैल्यू आपको गिवन है, सी आप जानते हैं लाइट की वेलोसिटी, एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है, इससे इसकी क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी आ जाएगी। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में अपन आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो 20 में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर दे रखा है और पूछा है वेलोसिटी। तो पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इसका एक बार हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो क्या बन जाएगा 8t i कैप प्लस 0j कैप। ठीक है, हमें टाइम 1 सेकंड पे ये चाहिए थी, तो v वेक्टर क्या बन जाएगा फाइनली 8i कैप प्लस 0j कैप मीटर पर सेकंड। बहुत इजी सा प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे शो किया हुआ है, ये थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा अजीब सी है बच्चे, तो मैं क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने बोला था कि एक मीटर ब्रिज का सेटअप दे रखा है, उसमें एक रेजिस्टेंस तो क्या है गिवन और एक अननोन है। तो इस वायर की लेंथ क्या दे रखी है, इस वायर ए बी की लेंथ दे रखी है आपको 100 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि जो मीटर ब्रिज है उसका सेटअप कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा देंगे अपन। ठीक है, और ये दे रखा है आपको कितना 4.5 ओम। ये आपसे x या s कुछ ऐसे था कि x की वैल्यू पूछी है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये पूछा है, तो आपको इसके लिए इसको फॉर्मूला जानते हैं रेजिस्टेंस का, रो एल बाई ये लगा देंगे। ठीक है, और ये कितना दे रखा है आपको 60 सेंटीमीटर, और ये कितना है 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे कि मीटर ब्रिज के हिसाब से यहाँ पर 4.5/60 इज इक्वल टू x/40। तो किसकी वैल्यू जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू इजीली आ जाएगी। मीटर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। ठीक है, आसान सा प्रश्न है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका ईएमआई का। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि अब कुछ बच्चे इसमें भी कह रहे हैं कि यहाँ पे 2.5 की जगह 2 है, और कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पे मतलब 2.5 ही है। तो चलो अपन सोल्व कर लेते हैं। अपन से क्या पूछा है, हम जानते हैं कि ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है ना, अकॉर्डिंग टू फैराडे, हम क्या जानते हैं d∅dt। तो हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं कि जो फ्लक्स में चेंज आया है, तो आप इसमें कह सकते हैं कि एक तरीके से फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल बटे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर बाद का जो फाई है वो क्या रहेगा, बी इंटू ए कोस थीटा, इनिशियल तो 0 है, या उसने बोला कि बाद में फील्ड हटा देंगे तो बाद का 0 हो जाएगा, इनिशियल बी इंटू ए हो जाएगा, है ना, अपन को मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो वो टेंशन नहीं है। और हम क्या बोलेंगे, टाइम का गैप क्या दे रखा है 10 का, ये देखो। तो आप क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला बेस हो गया, बी गिवन है 4 टेस्ला, एरिया इसका हम निकाल लेंगे, अगर ये 2 है तो 2 × 2 कर देंगे, या 2.5 है तो 2 × 2.5 कर देंगे। ठीक है, और थीटा आपको गिवन ही है कितना 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन जो है आपके इस ईएमएफ वाले लॉजिक पर है। ओके, d∅dt को सोल्व कर लेंगे। तो इसने यहाँ पर बाद का फाई 0 किया है, तो ये मैंने फाई इनिशियल लिखा हुआ है, तो मोड लगा दिया, तो आपको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसमें ये है बैंकिंग एंगल वाला क्वेश्चन, और इसमें आपसे क्या बोला गया है कि एक ट्रेन है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 12 से चल रही है, और जो रेडियस है वो 400 है, ट्रैक की जो गैप है ना वो 1.5 का है। आपसे पूछा गया है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही हो गया अगेन। जैसे ट्रैक वाला जो क्वेश्चन होता है, आप लोग जानते हैं कि हम लोग बैंकिंग करते हैं तो ट्रैक अपन ऐसे बनाते हैं ना, कुछ ये थीटा पूछा है, जो ऐसे ट्रैक होता है, तो हमको ये 1.5 मीटर का जो है वो गैप दे रखा था। ठीक है, और अपन से वही पूछा है, इसकी रेडियस दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है, ये आपके सामने 400 मीटर। आपसे पूछा गया कि इस पे जो ट्रेन चलेगी ऐसे, तो वो कितने, यहाँ पे जो एंगल है बैंकिंग एंगल थीटा, उसकी वैल्यू क्या होगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमसे हाइट पूछी गई थी, तो हाइट अपन इस ट्रायंगल से निकाल लेंगे, है ना। तो आप लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर एक फॉर्मूला चलता है tan थीटा इक्वल्स टू
वी स्क्वायर बाई आर जी। वी गिवन है, आर गिवन है, जी गिवन है, टेन थीटा यहाँ से यहाँ पर थीटा निकाल लेंगे। ओके, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 24। इसमें अगेन ये ईएम वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने चार्ज को फेंका है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स 0 है। तो हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया। तो हम जानते हैं कि ईएम वेव जो होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। तो आप इसमें उस पे फोर्स को क्या कर दोगे, 0 कर दो। हम जानते हैं कि नेट फोर्स पे क्या लगने वाला है, नेट फोर्स लगेगा क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी क्रॉस बी, वेक्टर और वेक्टर, इसको हम क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू 0 में चला जाएगा तो ई वेक्टर क्या आ जाएगा, फाइनली ई वेक्टर आ जाएगा माइनस वी क्रॉस बी। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 आपकी कैलोरीमेट्री पर, और इसमें आपको मास गिवन है, स्पेसिफिक हीट गिवन है और चेंज इन टेम्परेचर गिवन है। एक्चुअली डाटा ऐसे सिंपल दिए हुए नहीं होते, लैंग्वेज होती है, लेकिन बच्चे से पूछ के बनाया हुआ है। तो थोड़ा सा आप इसे समझो कि आपके सब डाटा गिवन थे और पूछा गया है डेल्टा क्यू। तो आप समझ सकते हैं कितना ही आसान क्वेश्चन। डेल्टा क्यू क्या बनेगा, एम एस डेल्टा टी। ठीक है, तो आप इसमें सिंपली फॉर्मूला लगाकर इसका आंसर निकाल पाएंगे। एम आपको गिवन है, एस आपको गिवन है, डेल्टा टी आपको गिवन है। बस ध्यान क्या रखना है, यूनिट्स का, यूनिट का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको इससे एनालिसिस से पता लग गया होगा कि पेपर बहुत ही आसान है, फॉर्मूला बेस रहता है। तो फॉर्मूले को दिमाग में मैक्सिमम आप लोग बार बार रिवाइज करते रहें। ओके।